जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है। कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप में बाहर निकल आती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई, लेकिन भीतर वह क्या क्या सही या गलत करके आ जाती है, इसका कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह से शरीर के अंदर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका। कपाल भारती या भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के अनेकों झोंके जैसे हैं। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती बिखरती रहती हैं, उथल पुथल भरी रहती हैं या फिर तेजी से चलती रहती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे चलती रहती हैं। क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती हैं। काम वासना का भाव उठा तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार से तो सांसें बदलती ही हैं, लेकिन हमारे खान पान, रहन सहन से भी यह बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने में टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज की इस प्राचीन यौगिक कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां उन्होंने बहुत से सूक्ष्म मानवीय आयामों को गहराई से समझा था। और अब वो अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, ये तो मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप अक्सर कहते हैं कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं, और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुन गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है, हमारे सांसों की गति भी वैसी ही होती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि हम अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है, उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वो 150, 200 या 300 सालों तक भी जी जाते हैं। तो आखिर वो इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है, यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम पर बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें नियंत्रित करना होगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में
डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और हमारे मन व भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, खुशी, अहंकार, बदला लेने की भावना, यह सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण है तो यह सभी विकार भी हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा हो तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह बच्चा सांस अंदर लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो पेट पिचक जाता है। यानी कि एक बच्चा अपने पेट, अपनी नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का सबसे प्राकृतिक और सही तरीका है। अपनी इस गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा, बच्चा अपने मन में किसी भी बात को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखता, और ना ही वो किसी से ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार भी दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भी भूल कर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज़्यादा ऊर्जा, और ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा लंबी सांसें। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज़्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि यह लंबी सांसें हर मनुष्य को दी गई हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट के बजाय अपने सीने से सांसों को लेता है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी चिंता और बकवास से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा, एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति और हमारे शारीरिक कंपनों से है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खुखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो फैला रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें 6 से कम हो जाती हैं तो बेजान चीज़ें कैसे काम करती हैं यह समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेजान चीज़ों के कंपन और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हमारे लिए स्पष्ट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है, और इसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होता चला जाएगा, हम उतनी ही सांसें कम लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर तक ले आएं और बहुत तेजी से सांस ना ले रहे हों तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसानी जीवन से परे है। यौगिक परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर व्यक्ति एकदम ही नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण रखकर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ये सब बातें बस एक कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते और कोई भी चीज़ जिस पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग के सीक्रेट्स को प्रैक्टिस किया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उन्होंने अपने दिमाग और मन पर इतनी निपुणता हासिल कर ली थी कि वो जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे अपनी सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को भी रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टर्स ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे और सुन सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में अपनी मर्जी से ट्यूमर की ग्रोथ को घटा और बढ़ा भी सकते थे। थोड़ी देर पहले तक रिसर्चर्स की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे, वो अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे, एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना यह एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। एक योगी जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ गए तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां
जिनका इलाज आज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रीथ। अगर आप चाहें तो इस किताब की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। इस बुक समरी में आपको यौगिक और साइंटिफिक दोनों तरीकों से श्वास के विज्ञान को समझाने का प्रयास किया गया है। कुकू एफएम की बात करें तो यह इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और मैं पर्सनली इस ऐप को इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे 7 इंडियन लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज़्यादा किताबों को सुनने का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी एक बुक से भी कम की कीमत पर। इस ऐप का एक फीचर जो मुझे रेगुलर मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो शोज को सुनने के लिए, वो है माई डैशबोर्ड का ऑप्शन, जिसके थ्रू हम अपने डेली परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मंथली रैंक क्या है, हमने अपना लिस्टिंग टारगेट पूरा किया या नहीं। अगर हम अपना डेली टारगेट पूरा नहीं करते तो ये हमें रिमाइंडर भी भेजता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बता रहा है कि पेड यूजर हर रोज लगभग 60 मिनट का कंटेंट इसमें सुनते हैं। यहाँ डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी परफॉर्मेंस को डीपली ट्रैक कर सकते हैं। इस सेट गोल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना डेली लिसनिंग गोल भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने 30 मिनट सेट कर रखा है। दोस्तों, इस नए साल के रेजोल्यूशन में अगर किताबों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आपका एक गोल है तो इसमें कुकू एफएम आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। और आप सभी लोगों के लिए एक ऑफर भी है। अगर आप WI50 कूपन कोड का यूज करके कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसके फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 99 रुपीज़ की बजाय सिर्फ 49 रुपीज़ का। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। गुरु ने आगे कहा, जब सांसें विचलित होती हैं तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांसें बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकलते समय इसी श्वास की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुली मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितनी लंबी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। संभोग करते समय 55 से 60 अंगुल। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को क्षीण करते हैं। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरी सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर अति तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है। वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि नवनीत के दाता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है तो इन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है। लेकिन ये सोई हुई शक्तियां केवल तभी जागृत होंगी जब मन में इन्हें जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी और मन का स्थूल रूप श्वास है। इसीलिए सबसे पहले श्वासों पर नियंत्रण करना पड़ता है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी है। दोस्तों, नाड़ी विज्ञान के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। हम अपनी सांसें धीमी करके भाग नहीं सकते। भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं,
क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी सांसें छोटी और सामान्य से अधिक तेज चलने लगती हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध उठ रहा है वह भी हमारी ऊर्जा को खर्च करता है। एक कामुक व्यक्ति जो अभी अपनी काम वासना का वशीभूत हो चुका है, जैसे जैसे उसकी काम वासना तेज होती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी सांसें भी तेज होती जाएंगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को धीमा करके काम वासना में नहीं उतर सकता। जिन योगियों ने काम सूत्र लिखा या काम वासना को समझा, उन्होंने जान लिया था कि काम वासना को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है या कैसे ब्रह्मचार्य में उतरा जा सकता है। तो असल में हमारी सांसों की गहराई और उसकी गति से हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से कुछ हम बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य का खुश होना, गुस्सा करना या भागते समय उसकी सांस फूलना। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी तुरंत बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर की सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु यानी उसके 7 चक्रों में छुपी होती हैं। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्रों का प्रभाव है, यानी उसका कोई विशेष चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्रिय का सक्रिय होना यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना, ये संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी उसकी तीसरी आंख से संबंध रखती है। लेकिन कभी भी ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, जो कि संभव नहीं है। उसे सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा। हम इंसान अपने 5 इंद्रिय अंग नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से सूक्ष्म रहस्य और आयाम हैं जिन्हें ये हमारी 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए, एक कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन और सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है वो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो कि बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीव को देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसके कंपनों को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटने से पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छुपा लेते हैं। इन घटनाओं के कंपनों को मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से कंपन और तरंगे हैं जिन्हें हमारी ये 5 इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु उन्हें पकड़ और समझ सकते हैं। तो अगर उन पशु पक्षियों की यह संभावना हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं। और क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसके लेने का तरीका अलग अलग होता है, इसीलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर हम भी अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों की संख्या को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर हम इन कंपनों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है वो 10 से 12 साल तक जीता है। एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है और वह 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में सिर्फ 5 से 6 बार ही सांसें लेता है वो 500 से 600 सालों तक भी जी सकता है। इससे साफ स्पष्ट है कि जिस जीव के सांसों की संख्या जितनी कम होती है वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों के लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को श्वास के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभि से भरकर सांस लेने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। इसके बाद गुरु थोड़ी देर के लिए रुके, एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। यौगिक प्रक्रिया में एक शब्द होता है नाद या अनहद नाद। यह एक ब्रह्मांडी ध्वनि है। यह ध्वनि किसी साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि यह वह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती है। ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है। जहाँ टकराव या घर्षण होगा वहीं कंपन होगा और जहाँ कंपन होगा वहीं ध्वनि उत्पन्न होगी। और टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्री यानी हमारे कान सुन सकते हैं, परंतु हमारे शरीर के भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं जो अक्सर निष्क्रिय
और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लेते हैं तो वो नाद की ध्वनि को सुन सकती हैं। नाद एक ऐसी ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो किसी घर्षण या टकराव से पैदा नहीं होती। यह ध्वनि बाहर भी है और हमारे भीतर भी। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए ये ध्वनि केवल एक कल्पना मात्र हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से इसे सुन सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, वो अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें रोज कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखो कि तुम्हारी सांसें सीने से आ रही हैं या पेट से। अगर सांस सीने से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो। यानी जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूले और जब छोड़ो तो पेट पचके। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी सांस का केंद्र तुम्हारी नाभि से होता हुआ उसके नीचे चला जाएगा। यानी अब तुम्हारी सांसें तुम्हारी नाभि के नीचे से आ रही होंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए और बिना तुम्हारे प्रयास के रातों दिन तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेंगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि को सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, चिंता, डर, तनाव व अपनी आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांसें लेते हैं तो हवा केवल हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है, जिससे हमारे शरीर तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी नज़र कमजोर पड़ने लगती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी की गिरफ्त में जाने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांसें लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़े के निचले हिस्से पर भी ज़्यादा हवा पहुँचती है और न केवल हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि हमारे निचले फेफड़े में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जिसे मल मूत्र या पानी के माध्यम से नहीं, सिर्फ हवा के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा डर, चिंता और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने के इतने सारे मानसिक और शारीरिक फायदे हैं कि अगर उन पर बोलना शुरू कर दें तो यह वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि कुकू FM पर साइंस ऑफ ब्रीथ बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें और मंथली